टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हम लोग लेने वाले हैं। पहले तो ये क्वेश्चन 8 मार्क का आता है, 4 मार्क का भी आ सकता है। इसमें देखो 2 3 4 5 6 7 8 कितने पॉइंट से 8 पॉइंट। आपके 8 पॉइंट 1 मिनट के अंदर मैं लर्न करवा दूंगा। ये एक मैंने पार्टी का एक स्टोरी बनाया है, लेकिन ये स्टोरी ये 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर आता है तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी आपको ये चार्ट जरूर ड्रॉ करना है, क्योंकि वो इंप्रेशन क्रिएट होता है। अभी एक एक जगह विद एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला कौन सा है? सिक्योर डिबेंचर। आप जब होम लोन लेते हो या गोल्ड लोन लेते हो तो आपको सोना गिरवी रखना पड़ता है। होम लोन लेते हो तो घर के कागजात बैंक के पास रहते हैं। आया समझ में? उसी प्रकार से सिक्योर डिबेंचर्स मतलब जब कंपनी एक सिक्योर डिबेंचर लेती है पब्लिक से, तो उसको सपोजिटली कंपनी ने 1 करोड़ का कर्जा लिया, तो कंपनी को 1 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखना पड़ेगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। तो सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर है जहां पे तुम गिरवी रखते हो, ठीक है ना, एनी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। 1 करोड़ है और तुमने 80 लाख का गिरवी रखा तो नहीं चलता है। और जो फिक्स्ड एसेट है, द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर एसेट फिक्स्ड चार्ज। अब क्या होगा इसमें? मैंने जमीन गिरवी रखा, 1 करोड़ रुपया तुमसे कर्जा लिया, एक एग्रीमेंट होगा डिबेंचर ट्रस्ट डीड, वो ट्रस्टी संभालेंगे उस एसेट को, जमीन को। मैंने तुमको इंटरेस्ट नहीं दिया या पैसा लौटाया नहीं, तो ये जो संपत्ति है जमीन, ये संपत्ति बेच के डिबेंचर वालों को 1 करोड़ रुपया वापस मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आया? कितना अच्छा। तुमने बैंक के लिए तुमने गोल्ड 1 लाख का कर्जा के लिए गोल्ड दिया, वो वहां पे तो रेशियो ज्यादा रहता है। 1.25 लाख से 1,30,000 का गोल्ड दोगे तो 1 लाख का कर्जा मिलेगा। तुमने गोल्ड का इंटरेस्ट या तो रिपे नहीं किया तो बैंक क्या करेगा? गोल्ड को ऑक्शन कर देगा और अपने पैसे वसूल लेगा। उसी प्रकार से सिक्योर डिबेंचर में आप संपत्ति गिरवी रखते हो। उस जो गिरवी रखते हो 2 प्रकार का होता है, एक फिक्स चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब पर्टिकुलर एसेट, लैंड या बिल्डिंग या पर्टिकुलर मशीनरी, तुम क्लियर डिफाइन करते हो कि भाई ये मैं गिरवी रख रहा हूं। और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो तुम जनरल रखो, मतलब जो भी सब कुछ आ जाएगा उसमें। सो फिक्स चार्ज इज वेरी क्लियर एसेट जो तुम गिरवी रख रहे हो, और जनरल चार्ज इज एनी काइंड ऑफ एसेट। द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड। ये ट्रस्ट डीड एक एग्रीमेंट होता है। अभी क्या होता है, मैं कंपनी हूं, तुम डिबेंचर होल्डर्स हो, लाखों डिबेंचर होल्डर्स है, तो कंट्रोल कौन रखेगा? तो तुम लोग आपस में एक 4-5 लोग को चुनोगे, वो डिबेंचर ट्रस्टीज कहलाएंगे। सो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट इन लोगों ने लिखा नहीं है, आप सिक्योर डिबेंचर ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए इश्यू कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आया समझ में? क्योंकि इसमें सेबी के भी गाइडलाइंस लागू होते हैं, सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 लागू नहीं होता। सो तुम सिक्योर डिबेंचर 10 साल के ऊपर इश्यू नहीं कर सकते। आया समझ में? अब साफ है, तुम वही कंपनी इश्यू करेगी जिसके पास सिक्योरिटी देने के लिए। अभी क्या होता है कि पहले लोग अनसिक्योर्ड डिबेंचर गिरवी बोलते ना, गिरवी नहीं रखते थे कुछ भी। जैसे सेकंड पॉइंट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, पैसा ले लेते थे और भाग जाते थे पैसा लेकर। तो दीज आर द डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी। आप कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे हो। यहां पे बोल रहे द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। गलत बोला है इन लोगों ने। सेबी गाइडलाइंस क्लियर बोलता है कोई भी डिबेंचर विदाउट सिक्योरिटी अभी इश्यू नहीं किया जा सकता। यहाँ पे परमिटेड बोला है, सेबी के भी तो गाइडलाइंस लागू होते हैं। तुम आज अनसिक्योर्ड डिबेंचर मार्केट में इश्यू नहीं कर सकते। इन लोगों ने परमिटेड बोला लेकिन बुक में गलत दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट और सेबी आर वेरी क्लियर। एक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने गिरवी रखा ही नहीं और मैंने तुमको रिपे किया ही नहीं, तो तुम्हारा पैसा तो डूबा।
मैंने गिरवी रखा, मैंने पे नहीं किया, तो तुम संपत्ति लेकर अपना पैसा वसूल सकते हो। और अनसिक्योर्ड रहा और कंपनी ने पे नहीं किया, मार्केट में भरोसा टूटता है। मार्केट में भरोसा लाने के लिए कायदा बहुत सख्त कर दिया गया है। हाँ, बॉन्ड्स एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है जो फिर कंपनी ले, लेकिन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है क्योंकि तुमने कुछ गिरवी रखा नहीं है। एक जमाने में अनसिक्योर्ड डिबेंचर अलाउड था, तुम बिना गिरवी दिए इश्यू कर सकते थे, लेकिन दिक्कत यह है फ्रॉड। लोग उस समय आधार और इतना टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक नहीं था। आज क्या होता है, सब लिंक्ड है, तुम्हारा आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो तुमको ट्रैक करना आसान है, तुम कहां भागोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो पहले अनसिक्योर्ड डिबेंचर अलाउड था और बहुत सारे फ्रॉड के केसेस निकले कि वो लोग पैसा लेके, वैनिशिंग कंपनीज बोलते हैं, पैसा मिला बैंक से विड्रॉ किया और भाग गए। अभी कायदे हैं इतने सख्त हो गए, तुम अनसिक्योर्ड इशू कर ही नहीं पाओगे। और पहले क्या था, लोग 80, 90, 99 ईयर्स के लिए इश्यू करते थे। अभी गवर्नमेंट ने ही लॉक कर दिया, कितना, 10 साल, प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 20 साल, तो तुमको तो लौटाना ही होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर। अभी डिबेंचर कौन इश्यू कर सकता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या पब्लिक लिमिटेड? सिर्फ पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकते। अभी कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है हर एक कंपनी का एक अपना हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस जो कंपनी का जन्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस दिन या इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर का हर कंपनी का हेड ऑफिस होना चाहिए, जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं। बहुत सारे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहते हैं इंडिया में, बॉम्बे, मुंबई। तो उस हेड ऑफिस में तुमको कंपनीज एक्ट के तहत बहुत सारे रजिस्टर्स कंपलसरी मेंटेन करने पड़ते हैं और वो परमानेंटली है। इनकम टैक्स के हो सकता है कुछ रिकॉर्ड्स 8 साल ही रखे, लेकिन कंपनीज एक्ट के रजिस्टर्स परमानेंटली मेंटेन होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर्स है, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, फिर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ की मैनेजरल पर्सनल, एक लिस्ट दिया हुआ है। अब वो लिस्ट में मैं जा नहीं रहा हूं, मैं तुमको क्या बताना चाहता हूं, रजिस्टर्ड डिबेंचर जो अभी मैंने इश्यू किया, तुम लोग 40 जन हो, तुमने डिबेंचर खरीदा, अब मेरे को तो रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा ना, कौन से 40 जन है, कितना पैसा दिया, कौन से डिबेंचर लिए, कितने क्वांटिटी में लिए, तुम्हारा एड्रेस क्या है, पूरा एक लिस्ट। तो जितने 40 लोग हैं उनका नाम और जो डिटेल्स है, कितने रजिस्टर और एड्रेस, सब एक रजिस्टर मेंटेन होगा एट द हेड ऑफिस, उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर है जहां पे जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में मेंशन्ड है और कंपनी के पास बाकायदा उनका नाम पता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट या तो 30 सितंबर और 31 मार्च 2 बार दिया जाएगा। जो भी तुमने 1 लाख रुपया 10% तो 5,000 6 महीने का सितंबर और बाकी 5,000 मार्च में, या तो पूरा एक साथ साल में, वो तो तुम्हारा और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब डिबेंचर में इंटरेस्ट देने की बारी आएगी, कुछ लोग के पास ऑनलाइन नहीं है तो चेक दिया जाएगा, तो चेक किसको दिया जाएगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर, मेरे पास नाम और पता सब कुछ है, और ये कहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, कंपनी के हेड ऑफिस में। सो इंटरेस्ट देने में आसानी होती है। और यदि एक डिबेंचर होल्डर को अपना डिबेंचर बेचना है, मिस्टर ए को मिस्टर बी को बेचना है, तो एक एग्रीमेंट होगा जिसको हम ट्रांसफर डीड या डिबेंचर ट्रस्ट डीड अलग होता है, ट्रांसफर डीड करके बेच सकता है। तुमको डिबेंचर होल्डर नहीं रहना है तो कंपनी तुमको वापस पैसा नहीं देगी, तुम किसी और डिबेंचर होल्डर को बेच के वो डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में मिस्टर ए का नाम कट जाएगा, मिस्टर बी का नाम आ जाएगा, बट वो प्रोसीजर के थ्रू करना पड़ता है। आया समझ में? सो आई होप यू अंडरस्टैंड रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है। हर एक कंपनी को हेड ऑफिस में एक रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर में से एक रजिस्टर रखना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। उसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम, पता, क्वांटिटी सब आएगा। उससे फायदा क्या होता है, कंपनी को जब इंटरेस्ट देना है या कोई कम्युनिकेशन करना है या डिबेंचर का मीटिंग बुलाना है तो उस एड्रेस में कम्युनिकेट कर सकती है। हालांकि आजकल सब ईमेल में हो गया और इंटरेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया,
लेकिन कंपनी के पास ये डिटेल होता है उस रजिस्टर में, कंप्यूटराइज रहता है, फिजिकल फॉर्म का भी जमाना चला गया, ये कंप्यूटराइज मेंटेन होगा। तो इस रजिस्टर को क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। और तुम्हारा नाम दर्ज है उसमें, तुमने डिबेंचर खरीदा है, मतलब कंपनी को पेमेंट किया है, तो उस डिबेंचर को क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर। आया समझ में? अभी ये होता क्या है, नेक्स्ट बेयरर डिबेंचर। अभी तुम मूवी देखने गए, तुमने टिकट निकाला, क्या मूवी के टिकट में नाम रहता है? नहीं, नाम नहीं रहता है। तुम नहीं जा पा रहे हो, तुमने अपने फ्रेंड को दिया, क्या चल सकता है? द आंसर इज यस। तो बेयरर डिबेंचर क्या होता है? बेयरर डिबेंचर अभी कैसे होता है, जब तुमको हम डिबेंचर देंगे तो एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, बराबर है, डिबेंचर सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम रहेगा और वही रजिस्टर्ड डिबेंचर में एंटर होगा, बराबर है। नाउ बेयरर डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट में नाम ब्लैंक रहेगा, जैसे मूवी टिकट का, जिसके पास वो कागज है वो उस डिबेंचर का मालिक है। सो बेयरर डिबेंचर क्या है, पहली बात तो कंपनी को खुद को पता नहीं रहता है कि कौन से डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर का पैसा दिया है। सो नेम इज ब्लैंक, लाइक अ ब्लैंक मूवी टिकट। लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में मेरे पास तो नाम नहीं है, तो जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी तो मैं इंटरेस्ट कैसे दूंगा, मेरे पास नाम और पता ही नहीं है, रजिस्टर्ड में तो नाम और पता रहता है। सो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट में नाम ब्लैंक रखती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कूपन्स अटैच करती है। सो जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी, जिसके पास भी वो कागज है वो डिबेंचर का, जैसे उसमें 100 डिबेंचर लिखा है तो 100 डिबेंचर का वो मालिक है और कंपनी को उसको लौटाना होगा। तो उस कूपन लेकर आके, जैसे कि सितंबर 30 को दे रहे हैं, उसको तो ऑनलाइन आना नहीं है क्योंकि कंपनी के पास रजिस्टर्ड के तहत उसके पास रिकॉर्ड्स नहीं है कंपनी के पास, तो वो आदमी को कूपन लेके कंपनी के पास जाना होगा और कंपनी उसको चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगी। सो नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बेयरर डिबेंचर्स, दीज नेम्स डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर्ड डिबेंचर। कंपनी को पता ही नहीं है कौन उस डिबेंचर का मालिक है, ना नाम ना पता। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, तुमको किसी और को बेचना है, मिस्टर ए को, अच्छा इन रजिस्टर्ड डिबेंचर मिस्टर ए को बी को बेचना है, तो मिस्टर ए पहले कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर डीड देगा, ठीक है, फिर कंपनी प्रोसीजर करके ए का नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर से कट करके बी को देगी और बी ए को चेक देगा, ये प्रोसीजर है। आया समझ में? एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरता है रजिस्टर्ड डिबेंचर में। रजिस्टर्ड डिबेंचर में जब मिस्टर ए को मिस्टर बी को बेचना है डिबेंचर, तो वाया कंपनी वो रूट होता है, क्योंकि कंपनी को कैसे पता चलेगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर में नाम चेंज करना पड़ेगा ना रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में, तो वो कंपनी के पास आके प्रोसीजर होके फिर बी के पास आएगा। कंपनी क्या करेगी, तुम्हारा डिबेंचर सर्टिफिकेट जो ए का था उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और एक नया डिबेंचर सर्टिफिकेट किसको देगी, बी को। तो ये प्रोसीजर होगा। लेकिन बेरर में ना कंपनी के पास ए का नाम है, सो ए क्या करेगा, डिबेंचर बी को देगा और बी से चेक ले लेगा या कैश कैश तो नहीं, चेक ले लेगा और मैटर खत्म हो जाएगा। अब डिबेंचर किसके पास है, बी के पास है, उसमें कूपन्स है। जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी, जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट है विदाउट नेम, उसमें कूपन अटैच्ड है, वो आके कंपनी को पैसा देगा और उसको पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब बेयरर डिबेंचर का ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, जैसे तुम गए दुकान में मैगी खरीदा, पैसा दिया, आराम से हो जाता है। लेकिन घर का नाम चेंज करने के लिए, तुमने घर किसी को बेचा है तो तुमको कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, तुम्हारा नाम चेंज हो जाएगा, एक सेल डीड करना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऑफिस में, तुम्हारा फोटो लिया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, वो एक प्रोसीजर है। वैसे ही रजिस्टर्ड डिबेंचर एक प्रोसीजर के तहत नाम चेंज होता है, जबकि बेरर में तुम दो चेक लो, मैटर खत्म, और उसके पास कूपन है, जब लौटाने की बारी आएगी तो डिबेंचर सर्टिफिकेट जिसके पास है वो उसका मालिक माना जाएगा, और इंटरेस्ट चाहिए है तो कूपन लेके कंपनी के पास और पेमेंट ले लो। आया समझ में बेरर डिबेंचर? आगे बढ़ू, रिडीमेबल तो बहुत आसान है। डिबेंचर्स, अभी एक शब्द है लॉ में, रिडेम्पशन, REDEMPTION, द पेइंग बैक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड रिडेम्पशन। तुमसे मैंने लाख रुपए लिया 10 साल के लिए, 10 साल बाद लौटाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन। और तुमसे पैसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे कर्जा चाहिए था,
तो मैंने क्या इश्यू किया तुमको, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है, तुम भरोगे, उसके बाद वो पैसा मेरे पास आएगा, प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में लौटाने की तारीख यदि दी गई हो, प्रोस्पेक्टस में लौटाने की तारीख दी गई हो, तो उसको रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। आया समझ में? और तारीख नहीं दी गई है उसको इरिडीमेबल बोलते हैं। सो डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल। और ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर कितने टाइम के लिए इश्यू होता है? नॉर्मली 10 ईयर्स। पेबल एट द एंड ऑफ सिप। कैसे होता है? प्रोस्पेक्टस जब मैं इश्यू करूंगा तो मैं पहले बताऊंगा कौन सा टाइप का है, रजिस्टर्ड है कि बेरर है, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड तो अभी चलता नहीं है। आया समझ में? तो कौन सा टाइप ऑफ डिबेंचर है वो पहले डिबेंचर होल्डर को जानना जरूरी है। दूसरा नंबर, कितना इंटरेस्ट है, मिनिमम कितना रकम पे करना है, कैसे पे करना है, ये सब प्रोस्पेक्टस में आएगा। तो प्रोस्पेक्टस में यदि टाइम फ्रेम दिया है लौटाने की, उसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स, पेबल एट द एंड ऑफ सम पीरियड। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स्ड डेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। 10 साल बाद मैं लौटाऊंगा, तो उसमें 10 साल का टाइम दिया, तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिया, हर साल 10-10% इंटरेस्ट। कितना होगा? 1 लाख का 10%, 10,000। हर साल तुमको क्या दिया जाएगा? 10-10,000। 10 साल बाद तुमको मैं 1 लाख लौटाऊंगा, क्योंकि टाइम फ्रेम मैंने प्रोस्पेक्टस के टाइम दिया था, बिकॉज दिया था। ऐसे टाइप के डिबेंचर जिसमें टाइम फ्रेम दिया है उसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर। और टाइम फ्रेम नहीं दिया है उसको क्या बोलते हैं? इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। ये लाइफ टाइम तक लौटाया नहीं जाता, बट हर साल इंटरेस्ट दिया जाता है। कंपनी बंद हो गई तो लौटाया जाएगा। लेकिन इनरिडीमेबल डिबेंचर्स भी आजकल अलाउड नहीं है, उसमें तुमको लौटाने का तारीख देना ही पड़ेगा। अगेन दिक्कत यह आता है कि कंपनी फिर फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद, ठीक है, वो कंपनी वैनिश हो गई तो तुम्हारा तो पैसा डूब गया ना। सिक्योर्ड में क्या होता है? वो वैनिश भी हो गई, तुम्हारा संपत्ति तुम्हारे नाम पे गिरवी है, बराबर है, तो तुम वो बेच नहीं सकते। अब घर तुम्हारे नाम पे, मैं कैसे बेच सकता हूं तुम्हारा घर? तुम्हारा सिग्नेचर के साथ है ना। तो जब लैंड गिरवी किया तो वो डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे ठीक है तुम भाग जाओ, हमारे पास तो जमीन के कागजात है, हम वो कागजात लेके कोर्ट में अप्लाई करके बेच देंगे, हमको अपना पैसा मिल जाएगा। सो रिडीमेबल डिबेंचर्स में क्लियर कट टाइम फ्रेम दिया रहता है। 10 साल बाद कंपनी ने नहीं लौटाया तो बिकॉज सिक्योर्ड डिबेंचर है, मतलब डिबेंचर कैसे होगा? रजिस्टर्ड होगा, सिक्योर्ड होगा, रिडीमेबल होगा। ये 8 में से एक प्रकार नहीं है। कंपनी को बताना पड़ेगा रजिस्टर्ड है क्या बेरर है, रजिस्टर्ड, ओके। सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है। रिडीमेबल है क्या इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है। सो डिबेंचर कैसे होगा? रजिस्टर्ड, सिक्योर्ड, ठीक है, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल, ऐसे 4 नाम आएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे कि तुम्हारे नाम के पहले हो सकता है डॉक्टर, ऐसे 3-4 क्वालिफिकेशन आ गए, तो यहाँ पे डिबेंचर कौन से टाइप का है, सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड, कंपनी को बताना पड़ेगा। सिक्योर्ड है तो सिक्योर डिबेंचर, रिडीमेबल है क्या रिडीमेबल है, रिडीमेबल। सो तुम क्या बोलोगे? रिलायंस का डिबेंचर इज सिक्योर्ड, रिडीमेबल, कन्वर्टिबल, ठीक है ना। तो अनरजिस्टर्ड ऐसा कंपनी इश्यू करते टाइम बताएगी। सो लौटाने का टाइम दिया हो उसको क्या बोलेंगे? रिडीमेबल। लौटाने का टाइम नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे? इरिडीमेबल। लेकिन जैसे मैंने बताया इरिडीमेबल आजकल अलाउड नहीं होता है, तुमको लौटाने की तारीख देनी ही होगी, और ज्यादा से ज्यादा 10 साल ही पकड़ लो कि तुम इश्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल। अभी क्या होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर? अभी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस क्या था? जो कन्वर्ट होता था इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या है? नहीं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस सिर्फ इक्विटी में कन्वर्ट होगा। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो सकता है? मोस्टली तो इक्विटी में कन्वर्ट होता है। सो तुमको एक ऑप्शन दिया रहेगा स्टार्टिंग में ही कि तुम्हारे पास कितने के डिबेंचर है? 1 लाख रुपए के। ठीक 3 साल बाद या 5 साल बाद वो 1 लाख रुपए के डिबेंचर बन जाएंगे इक्विटी। 5 साल बाद तुमको 20 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? आज तुमने 1 लाख रुपए दिया, तुमको कंपनी ने 100 डिबेंचर दिए, तो कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ कर सकती है कि आफ्टर 3 इयर्स तुम्हारा 100 डिबेंचर सर्टिफिकेट तुम मुझे वापस दोगे, वो मैं कैंसिल कर दूंगा, और नया तुमको क्या दूंगा? इक्विटी शेयर्स के सर्टिफिकेट 20। तुम बोलोगे 20 तो कम हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो 20 जो इक्विटी शेयर में दे रहा हूं उसका मार्केट वैल्यू 1,25,000 हो, तो तुमको 25,000 की वैल्यू बढ़ गई ना। तो कन्वर्टिबल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। सो कन्वर्टिबल वो डिबेंचर है जो डिबेंचर होल्डर के परमिशन से कन्वर्ट होता है। मींस तुमने बोला नहीं मुझे कैश चाहिए,
तो 3 साल बाद तुमको मैं ₹1,00,000 कैश दे दूंगा, मैटर क्लियर। सो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स गिव राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 3, 5 जो भी कंपनी डिसाइड करती है। ये राइट डिबेंचर सर्टिफिकेट में दिया रहता है पहले से ही कि कन्वर्टिबल है। तो इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि कैसे होता है 100, अभी तुम लोग एक फैमिली में 5 जन हो, मिठाई विठाई आई 5 जन खाते हैं और 2 मेंबर बढ़ गए तो तुम्हारा मिठाई का शेयर कम हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से इक्विटी शेयर को स्पेशल इक्विटी शेयर होल्डर्स परमिशन देंगे कंपनी को, ठीक है हम तुमको अलाउड करते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू करने का, जिसके तहत 3 साल बाद वो डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट का हिस्सा कम हो जाएगा ना पर शेयर, क्योंकि इक्विटी क्वांटिटी बढ़ गया, मिठाई का वैल्यू 5 से 7 हो गए तो पर हेड मिठाई कम हो जाएगा। उसी प्रकार जितना प्रॉफिट था, जैसे इक्विटी शेयर 100 थे वो एंजॉय करते थे, अभी 120 हो जाएगा, तो प्रॉफिट का पर शेयर, जिसको टेक्निकल भाषा में ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर बढ़े तो। सो उनसे परमिशन लो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। दिस डिबेंचर्स आर एडवांटेजेस फॉर द होल्डर, और कन्वर्टिबल होके बहुत फायदा होता है, क्योंकि आज 1,00,000 है, 2-3 साल बाद जब कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू 1.25 लाख होगा, तो तुम प्रॉफिट में होगे, तो कन्वर्ट हमेशा कर लेना चाहिए। आया समझ में? और नॉन कन्वर्टिबल है तो तुम जीवन भर नॉन कन्वर्टिबल ही रहोगे, तुमको 1,00,000 का डिबेंचर है, 10 साल बाद तुमको पैसा लौटाया जाएगा, तुम चाहकर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू शेयर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो नॉन कन्वर्टिबल के तौर पर इश्यू किया गया था। इसलिए जब तुम डिबेंचर का कर्जा कंपनी को दे रहे हो, बाद में तुम बोलोगे नहीं गलत हुआ मेरे साथ, नहीं, प्रोस्पेक्टस में क्लियर कट रीड करो, सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है, ठीक है। अगेन अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ स्टूडेंट ने एनी वन ऑफ द टू दोनों लिखा, अरे दिमाग तो लगाओ ना, एनी वन ठीक से तो पढ़ो। कुछ लोगों ने दोनों के दोनों अटेम्प्ट किए, एनी वन आउट ऑफ टू बोला तो 2 का ही को अटेम्प्ट करने का, दूसरे का जो ताकत है वो 1 में लगाओ ना, मार्क्स ज्यादा मिलता है। और जस्टिफाई में आपको एग्री और डिसएग्री बोलना ही नहीं है, आपने रीड ही नहीं किया, तो प्रोस्पेक्टस ठीक से रीड करो, वो रजिस्टर्ड है क्या बेरर है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, रिडीमेबल है क्या इरिडीमेबल है, सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है, ये सब आप देखो, उसके बाद आप अप्लाई करो। लॉजिक समझ में है आपको? 8 पॉइंट्स। नॉन कन्वर्ट तो कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ डिबेंचर ही रहेंगे और उनको इंटरेस्ट मिलेगा और 8-10 साल बाद उनको पैसा लौटा दिया जाएगा। क्या ये आंसर समझ में आया सबको? अब इसको लर्न करने के लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं स्टोरी बताऊंगा, वो अभी बताता हूँ। वो स्टोरी ऐसे है कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर में सपोजिटली इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। आप एक पार्टी में जाते हो, आपने देखा है बड़े बड़े पार्टीज में के बाहर बाउंसर्स रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग पीने के बाद हंगामा करते हैं, बाउंसर्स उठा के फेंक देते बाहर। तो आप जब पार्टी में जाते हो तो बाहर क्या रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। आप फिर टिकट्स खरीदते हो, ठीक है। टिकट्स आप यदि सुला में गए होंगे तो अपने, या कोई भी आजकल का नया ट्रेंड है पार्टी में, पहले कागज ही देते थे, अभी एक छोटा सा कागज आपके हाथ में वो लोग चिपका देते हैं, देखा है, बैंड आई थिंक बोलते हैं ना। वो बैंड फटता भी नहीं है ऐसे, और एक बार कट गया तो फिर आपको वापस एंट्री मिलेगी नहीं। आप बाहर भी गए कुछ काम के लिए, फिर वापस अंदर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंड आपका रहता है। लेकिन बैंड एक बार कट गया तो आपको वापस एंट्री मिलेगा नहीं। सो आप क्या करते हो, आप एक पार्टी में जाते हो, पार्टी के बाहर कौन रहता है, सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। फिर आप क्या करते हो, पैसा भर के आपका टिकट रजिस्टर करवाते हो, और एक बोलते ना नाम नहीं रहेगा उसका बेरर। या ऐसे सोचो ना, आपने टिकट, आपका फ्रेंड आने वाला है, आप 2 टिकट लेते हो, आप खुद के नाम पे और ट्रांसफर करते हो दूसरे के नाम पे, ऐसे सोचो। पॉइंट नंबर 1, पार्टी में जा रहे हो, बाहर कौन है, बाउंसर्स मतलब सिक्योरिटी, उसमें 2 पॉइंट कौन से निकलेंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। आप टिकट लेने जा रहे हो, ठीक है ना, आपका फ्रेंड नहीं आया तो आप वो अपना नाम पे लेते हो, ट्रांसफर उसके नाम पे करोगे। ट्रांसफर में 2 पॉइंट कौन सा आएगा, रजिस्टर्ड और बेरर। और आपको ट्रांसफर में रजिस्टर्ड बेरर नहीं याद आता, तो आप सोचो, आपने एक टिकट लिया, अपने नाम पे रजिस्टर कराया, दूसरा टिकट लिया, दूसरे दोस्त के नाम पे ट्रांसफर कराया, या बेरर आपने उसको बोला नाम ब्लैंक रखो हम डाल देंगे बेरर, ठीक है। और आप पार्टी अंदर खूब जोरों से डांस कर रहे हो, ठीक है, डांस करने के बाद थक गए तो आप जाते हो आइसक्रीम में, आप बोलते हो आइसक्रीम पार्लर या वहां पे अंदर आइसक्रीम वाला है, कौन आइसक्रीम में दो, कन्वर्जन, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। उतने में आपका माताजी का फोन आपके रेडमी मोबाइल में आता है, रिडीमेबल इरिडीमेबल,
वापिस अगेन, आप एक पार्टी में जा रहे हो, बाहर क्या है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, आपने टिकट लिया रजिस्टर्ड और दूसरे नाम पे बेरर, फिर आइसक्रीम खाया, कौन कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, कौन मतलब CON, और लास्ट में आपके माताजी का रेडमी रिडीमेबल इरिडीमेबल। आपको समझ में आया? तो ये स्टोरी था। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में कुछ रहा तो जरूर डाल देना, हम रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।